हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी एंड एलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले मेरा एक आप लोगों का क्विज का क्वेश्चन जो है वो ये है कि नेफा जो है, नेफा कुछ समय पहले भारत के एक पार्ट को कहा जाता था, तो आज के डेट में वो पार्ट कौन सा है? आज के सेशन में ही आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। अगर अभी पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्लैट यूजी 2023 अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं, तो वी आर हियर फॉर यू। क्लैट पीजी 2023 के लिए मॉक टेस्ट अगर ढूंढ रहे हैं, देन ऑल्सो वी आर हियर फॉर यू। क्लैट पीजी 2023 के लिए अगर आप क्रैश कोर्स देख रहे हैं, तो अचीवर्स बैच के नाम से हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। क्लैट यूजी 2023 के लिए हमारा क्रैश कोर्स विजेता बैच के नाम से चल रहा है। क्लैट यूजी 2024 की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारा एवेंजर बैच जो है उसमें इनरोल कर सकते हैं। एनएलसेट 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इन सभी में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो उसकी डेमो क्लास देखो और वहाँ से आप उसमें इनरोल कर सकते हो। आप घर बैठे बैठे क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स भी मंगा सकते हो, जिसमें कि आपको 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, प्लस आपको क्लैट के मॉक्स उसी में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो ये था हमारा रिगार्डिंग ये सब इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल जो है ना वो आया है इंडिया चाइना वॉर से रिलेटेड। ये क्यों आया है? देखो, अभी 20 अक्टूबर को जो है ना 60th एनिवर्सरी थी 1962 इंडो चाइना वॉर की, और उसके ऊपर एक आर्टिकल निकला हुआ था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और बहुत कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए इस आर्टिकल में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पूरा आपको इतिहास से लेके, बेसिक से लेके सारी चीज़ समझाने की मैं कोशिश करूँगा। देखो, एक तरफ तो हम लोग ये बोलते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, उस समय एक नारा था नेहरू जी का कि हिंदी चीनी भाई भाई, और दूसरे तरफ 1962 में यार वॉर हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि ये चीज़ हो गई? तो इसी को जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलेंगे। 1947 में भारत को ब्रिटिशर से आज़ादी मिली थी, और 1949 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन एंड हुई थी और इमरजेंस हुआ था रिपब्लिक ऑफ चाइना। जैसे कि इंडिया भी कॉलोनी था, चाइना भी कॉलोनी था वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही। अब क्या है, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत और चाइना में एक चीज़ कॉमन थी। क्या थी? कि दोनों ही के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने राज किया हुआ था। तो ये कॉमन ग्राउंड की वजह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, चाइना आज़ाद हुआ, तो इंडिया का भी ये मानना था कि चाइना को साथ लेके एशिया में आगे बढ़ा जा सकता है, एशिया को इंडिपेंडेंट किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट मतलब संपूर्ण किया जा सकता है। लाइक जैसे वेस्टर्न कंट्रीज बहुत अच्छा डेवलप्ड कर रहे थे, तो उस तरीके से इंडिया भी हो सकता है, और उसमें इंडिया चाइना को साथ रहने की बहुत ज़रूरत है। तो नेहरू जी का ये बहुत एक इंक्लिनेशन था, उनका ऐसा मानना था कि इंडिया चाइना जो है वो एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड चलने चाहिए। फिर देखो क्या हुआ, ये सब जो चीज़ें चल रही थी साइड में चल ही रही थी। 1949 में एक और चीज़ थी। देखो, अभी जो हम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ना, ये देखते हैं, इसको कोई नहीं जानता था। उस समय जो ताइवान था ना, उसको ही चाइना के नाम से देखा जाता था। मेनलैंड चाइना जो है वो ताइवान को रिकग्निशन मिला हुआ था। और ये सारी चीज़ें जो है समय के साथ धीरे धीरे फिर चेंज होती गई। ये जो आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इन्होंने भैया डेवलपमेंट ज़्यादा कर लिया, थोड़ी इकोनॉमी अपनी बूस्ट कर ली, अपनी चीज़ों को बढ़ा लिया, कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा लिया, तो फिर अब आप आज की डेट में चीज़ें थोड़ी सी चेंज देखते हो। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अब सिर्फ ऐसा नहीं है। देखो, एक ये भी बात बताई जाती है, एक ऐसा काफ़ी बार आरोप लगते हैं कि इंडिया ने अपनी वीटो पावर उनको यूएस ऑफर कर रहा था यूनाइटेड नेशन में, बट भारत ने जो है वो परमानेंट मेंबरशिप नहीं ली, ठुकरा दी और कहा कि चाइना को दे दो। तो इस पे भी देखिए जानकारों की अलग अलग मत होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो, डायरेक्ट यूएस ने कोई सीट ऑफर नहीं करी थी, यूएस ने इनडायरेक्टली भारत के सामने एक प्रपोजल रखा था कि आप जो है परमानेंट मेंबर बन जाइए यूएन का। मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा नहीं भी था, कुछ लोग कहते हैं कि था। तो उस समय ऐसा कुछ हुआ था। और आपको पता है कि कुछ जगहों पे आप हिंदू में ये न्यूज़ एडिटोरियल्स में पढ़ते हैं कि फिर ऐसा भी लगाया जाता है कि नेहरू जी ने वो सीट मना कर दी थी, कहा था कि भाई चाइना को दे दो, अभी वो डिजर्व करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी सुनने में आती है। फिर देखो क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ, चाइना ने जो है ना अनेक्स कर लिया तिब्बत को। किसको अनेक्स कर लिया? तिब्बत को। ये देखिए, ये जो तिब्बत वाला रीजन है ना, चाइना ने इसको क्या कर लिया गाइस? अनेक्स कर लिया। नेहरू जी जो हैं वो इस डिसीजन से हैप्पी तो नहीं थे, खुश नहीं थे चाइना के जो उन्होंने ये किया था अनेक्सेशन वाला, लेकिन वो इसके अगेंस्ट में कुछ बोले भी नहीं। यूएसए, यूएन में बहुत आवाज़ें उठी थी, लेकिन इंडिया जो है ना इस मामले में चुप रहा था। आप ये समझिए कि इस
फैसले की वजह से या फिर इस हरकत की वजह से चाइना के, भारत और चाइना का पूरा इतिहास बदल गया। कैसे? पहले देखो, ये जो पूरा पोर्शन था ना, ये भारत जो है वो तिब्बत के साथ शेयर करता था, हमारी चाइना के साथ बाउंड्रीज नहीं शेयर होती थी। आप यहाँ अक्साई चीन में करते थे या इधर थोड़ा बहुत करते थे। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया, जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया, तब देखने में ये मिला कि भाई भारत जो है वो डायरेक्ट अब चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करने लगा, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उस समय नेहरू जी ने बिल्कुल शांति बरता अपना रखी। उन्होंने ऐसा कहा कि एशिया जो है ना वो यूनाइटेड नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एशिया की कंट्रीज में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो फिर बाहरी कंट्रीज फायदा ले रही हैं। तो इस वजह से नेहरू जी ने इसके ऊपर कुछ बोला नहीं था। अब ये देखो, मैंने आपको नेफा का क्वेश्चन पूछा था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश से पचंडे, उसको नेफा बोला जाता था उस समय, ठीक है। चलो, फिर क्या हुआ जब ये एनेक्सेशन हुआ तिब्बत का चाइना के द्वारा, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा, तो भारत और चाइना के बीच में पहले बफर स्टेट की तरह तिब्बत काम करता था, लेकिन अब जो है ना वो नहीं रहा। अब चाइना डायरेक्टली भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने लग गया, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। और देखिए, जानकारों का ये भी कहना है कि पटेल जी ने नेहरू जी को टोका भी था। उन्होंने ये कहा था कि चाइना की जो नीयत है ना वो सही नहीं लग रही है, हमें इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठानी चाहिए, या फिर हमें चाइना के साथ फिक्स अपने बॉर्डर्स कर लेने चाहिए कि भाई ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है, ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं। लेकिन नेहरू जी ने जो है पटेल साहब की बात को दरकिनार किया, इग्नोर किया, एंड ही सेड कि भैया ऑलरेडी मैकमोहन लाइन तो साइन है। लेकिन मैकमोहन लाइन किसने साइन करी थी? ब्रिटिशर्स ने करी थी, वो भी इंडिया, तिब्बत एंड चाइना के बीच में करी थी। अब क्या है, अब तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया ना आज़ादी के बाद। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा एक लाइन खींची गई थी 1914 में, मैकमोहन लाइन। तो भारत में नेहरू जी मान के चल रहे थे कि चाइना मैकमोहन लाइन को मानेगा, बट पटेल साहब ने इसके ऊपर कहा था कि मैकमोहन लाइन को नहीं मानेंगे आप, अभी अपने पास लेवरेज है, जब इन्होंने तिब्बत को लिया है तो उस समय हम कुछ बॉर्डर फिक्स कर लेते हैं। लेकिन नेहरू जी ने इस बात को इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। इसके बाद क्या हुआ, भारत में नेहरू जी को जब इतनी लोग बोलने लगे, पटेल जी ने भी बोला, तो नेहरू जी ने क्या किया कि हमारे उस समय चाइना में एम्बेसडर थे KM पनिक्कर। इनसे नेहरू जी ने कहा कि भाई वहाँ पे पता करो कि चाइना के लोगों का, चाइना की सरकार का बॉर्डर को लेके क्या मसला है, क्या सोच है। तो KM पनिक्कर ने यह पता वता करने के बाद नेहरू जी को एक लेटर लिखा, उसमें कहा कि यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातों पर डिस्कशन होता है, लेकिन बॉर्डर के मामले में किसी का कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो आप ही कह सकते हो कि नेहरू जी को जो है यहाँ से थोड़ी और उनकी बातों का फेवर लगा कि हाँ यार, चाइना जो है वो सही है, वो बॉर्डर ऑर्डर को लेके कोई तंग नहीं करने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें यह था कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की टेरिटरी इंटीग्रिटी को, नॉन एग्रेशन को करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयर्स में करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट दोनों लोग आपस में बढ़ाएंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, 1957 में चाइना ने ना एक रोड बना दी होती है तिब्बत के ल्हासा तक, फ्रॉम जिनजियांग रीजन इन चाइना। और ये रोड जो है ना, ये अक्साई चीन से पास होती है। ये वाली आप देखिए, ये रोड जो है ना, ये अक्साई चीन से पास हो रही थी। अब भारत को ये बात तो पता ही भी नहीं चली, भारत को ये रोड बन गई, कुछ पता नहीं पड़ा। जब चाइनीज मैगजीन में इसका मैप छपा ना, तब ये बात भारत तक सामने आई। नेहरू जी अचानक से घबरा गए, उन्होंने तुरंत एक लेटर लिखा चाइना के प्रीमियर को, जाओ इनलाई को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैकमोहन लाइन आप यहाँ मान नहीं रहे हो, मैकमोहन लाइन के अनुसार ये तो हमारा एरिया है, आप इसमें क्यों भैया अपनी रोड बना रहे हो। चाइना ने स्पष्ट शब्दों में रिप्लाई किया कि भैया हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई थी, अब आज़ादी के बाद तो आपके हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है बॉर्डर को लेके। तो ये बात चाइना ने जब कही, तब नेहरू जी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। फिर क्या हुआ, फिर देखो हुआ ये कि भैया सारे नेहरू जी क्रिटिसाइज और ये सारी चीज़ें तो होती ही रहीं। फिर नेहरू जी पार्लियामेंट में जब उनको क्रिटिसिज्म किया गया अपोजिशंस के द्वारा, उनके कुलीग्स के द्वारा, तो नेहरू जी ने स्टेटमेंट दी पार्लियामेंट के अंदर कि यार अगर भारत चाइना अक्साई चीन को लेकर लड़ जाएगा, जहाँ पे ना फसल होती है, पहाड़ हैं, बंजर ज़मीन है, कुछ होना नहीं है, तो फिर ये दोनों ही कंट्रीज़ की फुलिशनेस है, इंटरनेशनल लेवल पे एशिया के लिए अच्छा नहीं है, इस तरीके की बातें कही। तो उस समय के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे महावीर त्यागी जी, उन्होंने क्या किया, अपनी टोपी को उठाया उस पार्लियामेंट के अंदर और कहा कि देखो भाई मैं गंजा हूँ, है ना, तो अब मैं, मतलब इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरे हेड पे मतलब हेयर नहीं आ रहे हैं तो मैं टोपी ना पहनूं, किसी यूज़ का नहीं है।
तो व्हाट इज इट इज़ फॉर नो यूज़, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब अक्साई चीन पे अगर खेती नहीं हो सकती है, वो प्रोडक्टिव एरिया नहीं है, पहाड़ है, तो इसका मतलब ये थोड़ा चाइना को दे दो, आपका रीज़न है। तो ये बात वहाँ पे क्वेश्चन करी गई। इसके बाद क्या हुआ, 1959 में एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट हैपन हुआ, और उसके बाद ये जो मैटर है ना इंडिया चाइना के बीच में और गर्मा गर्म हो गया। तिब्बत में चाइना ने देखो अपना एग्रेशन बढ़ाया। तिब्बत के लोग जो चाइना के अगेंस्ट में खड़े हो रहे थे 1959 में, थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे तिब्बत में आवाज़ उठी अगेंस्ट द चाइना। तो वहाँ पे चाइना ने ह्यूमन राइट वायलेशन करने शुरू किए, लोगों को मारना पीटना शुरू किया, और काफ़ी सारे लोग फिर वहाँ से भाग भाग के इंडिया आने लगे, जिसमें दलाई लामा जी को भारत ने जो है वो शरण दे दी। कहाँ पे, उस समय मसूरी वो आए थे, मसूरी में उनको शरण दे दी गई थी। चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है ना इससे काफ़ी नाखुश हुई, और चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये लगा कि भारत ये इसलिए कर रहा है कि कल को वो तिब्बत को आज़ाद कराना चाहता है इन लोगों के साथ मिलके, और यहाँ से जो है ना इंडिया चाइना के बीच में और ज़्यादा खराब रिलेशन हो गए। पर बात यहीं नहीं रुकी। 1960 में प्रीमियर ऑफ चाइना जू इनलाई जो है वो भारत आते हैं। वो प्रपोजल ये लेके आते हैं कि अक्साई चीन का रीजन चाइना को दे दो, अरुणाचल प्रदेश जो नेफा वाला रीजन था वो भी डिस्प्यूटेड था, वो आप अपने पास रख लो। भारत में नेहरू जी ने इसको बिल्कुल दरकिनार किया, मानने से इनकार कर दिया। फिर हुआ क्या, फिर भारत में इंडो चाइना वॉर जो है वो हो जाता है। बहुत ही मैसिव लेवल पे एक वॉर देखने को मिलता है। लेकिन वो क्यों होता है, उसमें कहीं ना कहीं नेहरू जी की एक फॉरवर्ड पॉलिसी को भी उत्तरदायी बताया जाता है। अब नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी गाइस? नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी ये थी कि भारतीय सेना को उन्होंने कह दिया था कि तुम बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ो। मतलब ये देखिए, जैसे ये है, ठीक है, तो उनसे कह दिया था कि तुम जितने ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो बढ़ो, और जहाँ जहाँ कब्जा कर सकते हो करो। तो उसमें ऐसा भी देखने को मिला था कि चाइना की आर्मी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी, कैंप बनाए गए थे, तो भारत ने जो है उनको भी दरकिनार करते हुए आगे बढ़ गई हमारी जो सोल्जर्स थे। उसके बाद कुछ नहीं होता, 1962 में वॉर स्टार्ट हो जाता है, और बहुत ही मैसिव लेवल पे वॉर होता है। चाइना से इंडिया हार जाता है, ये हमको पता है। भारत जो है उसी दिन हेल्प के लिए यूएस एंड यूके को लेटर भी लिखता है, लेकिन कोई मदद के लिए खास आता नहीं है। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि आसाम के तेजपुर तक चाइनीज़ आर्मी आ जाती है। तो तेजपुर के अंदर जो वहाँ पे जो भारत के बैंक होते हैं ना, वो अपने नोटों को जला देते हैं। इवन इस पर एक नेहरू जी की रेडियो पे स्पीच भी है, सुनना, यूट्यूब पे पड़ी है, काफ़ी वायरल है वो। तो आपको पता पड़ेगा कि नेहरू जी ने अनाउंस तक कर दिया था कि हाँ बहुत मैसिव लेवल पे वॉर हो चुका है, और बहुत इस तरीके की चीज़ें हैं। तो तेजपुर आते आते फिर चाइना ने जो है यूनिलेटरली सीज फायर कर लिया। मतलब उन्होंने खुद कहा कि अब हम वॉर ख़त्म करते हैं, हम अब आगे कुछ नहीं करेंगे। तो भारत की जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस पर थू थू होती है पूरे विश्व में। देखो भारत क्या है, भारत उस समय ना बहुत तरीके, मतलब लोग उसको ना सॉफ्ट पावर की तरीके से देख रहे थे, भारत की डोमिनेंस देख रहे थे, लोगों को लगा था बहुत केपेबल कंट्री है। लेकिन जब अपना वॉर हम जीत नहीं पाए तो हमारा विश्व में बहुत थू थू हुआ। उसके वजह से जो है भारत और नेहरू जी का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। जवाहरलाल नेहरू के लिए तो ये बहुत बड़ा एक दाग था उनके पूरे करियर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो अपनी पॉलिसी रखी थी, फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग चाइना, वो पूरी बैकफायर कर गई थी। तो वाई वी लॉस्ट पे कुछ कारण थे, जैसे कि देयर वॉज नॉट एनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। ऑफिशियल्स आपस में ही लड़े जा रहे थे, जैसे कि जो हमारे आर्मी के चीफ थे उस समय, जनरल थिम्माया और डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन, इनकी आपस में नहीं बन रही थी। डिप्लोमेसी लेवल पे बहुत गलतियां हुई। जब इस लेवल पे, भाई देखो ये अचानक से तो हुआ नहीं है, 1959 से युद्ध जो है पनप रहा था थोड़ा 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 थोड़ा, पर हमारी जो सरकार थी उन्होंने इस लेवल पे प्रिपरेशन ही नहीं करी थी कि कुछ हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था बॉर्डर के एरिया में, और हमारे यहाँ से 4th डिवीज़न आर्मी की भेजी गई थी, लेकिन ना हथियार थे, ना वो लोग माउंटेन पर लड़ने के लिए सक्षम थे, ना राशन भेजे गए थे। बहुत सारी चीज़ें, ये सब मेजर रीजंस था जिसकी वजह से भारत जो है वो हारा। कॉन्सिक्वेंस क्या हुए भारत के लिए? ह्यूमिलेशन था। भारत पूरे विश्व में ऐसे ग्लोबल पावर की तरह देखा जाने लगा था, लेकिन इस मैटर के बाद जो है भारत को उस तरीके से नहीं देखा जाने लगा। काफ़ी लोग भारत की जो है पीठ पीछे मतलब हंसी उड़ाने लग गए, और रेपुटेशन ऑफ इंडिया जो है वर्ल्ड में काफ़ी ड्रॉप हो गई। फिर क्या हुआ, नेहरू जी को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा भारत ने, लेकिन इसके बाद एक काम अच्छा किया था कि अपने हथियारों पे, डिफेंस पे बहुत पैसा खर्च करना शुरू कर दिया था, और वेपन्स एंड काफ़ी सारी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किए हुए थे। यही तो गलती कर दी थी पाकिस्तान ने। उन्होंने सोचा कि भाई अभी चाइना से हारा है तो अभी बहुत तकलीफ में होगा, बहुत नुकसानदायी, मतलब कुछ ज़्यादा हथियार भी नहीं होंगे, ऑलरेडी सब खत्म हो चुके होंगे। तो उन्होंने 65 वाला युद्ध किया था, लेकिन भारत ने क्योंकि इस वॉर से एग्जाम्पल लेके काफ़ी अपने हथियार बढ़ा लिए थे, तो फिर उन्होंने आराम से पाकिस्तान को हरा दिया था।
तो इवन बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना एंड इंडिया का आज तक सॉल्व नहीं है, हमने अभी भी देखा है क्या चल रहा है। तो ये था पूरा ये मैटर एंड आई होप ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है द सेकंड कमिंग, ये ब्राज़ील के इलेक्शन से रिलेटेड है। कुछ फैक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में अगर पूछ लें तो आप कर लेना। जैसे कि अभी जो है लुइस इन लाको लूला डा सिल्वा जो हैं, ये 2 टर्म प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील रह चुके हैं, 3rd टर्म अब ये आएंगे। किसको हरा के आ रहे हैं ये? जेर बोल्सोनारो को हरा के आ रहे हैं। ये लूला जी जो हैं किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी जो है उससे बिलोंग करते हैं। 50.9% वोट से ये जीतते हैं, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। रिपोर्टिंग रेप, ये जो टू फिंगर टेस्ट वाला आर्टिकल था हमने कल भी देखा था, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट इज 2 फिंगर टेस्ट? तो इन्वेजिव अनसाइंटिफिक एंड रिग्रेसिव प्रैक्टिस वेयर 2 फिंगर्स आर इंसर्टेड इन द वेजिना टू असेस लेक्सिसिटी ऑफ वेजिनल मसल्स एंड एग्जामिन द हाइमन। 2 फिंगर टेस्ट से ऐसा निकालने की कोशिश करी जाती है on alleged victims of sexual assault and rape to determine whether they are habituated to sexual intercourse or not। तो ये जो पूरा टेस्ट था ना, ये इस इनकरेक्ट अजम्पशन पे बैठा हुआ है कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स कैन नॉट बी रेप्ड। क्रिटिसिज्म क्या है इसका? कोई साइंटिफिक ग्राउंड नहीं है। ये जो विक्टिम होता है उसको और ट्रॉमेटाइज कर देता है, रिविक्टिमाइज कर देता है। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी का कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि अगर कोई महिला प्रायर सेक्सुअली एक्टिव है तो उसका रेप नहीं हो सकता है। ये तो बहुत ही मतलब बेवकूफ़ी वाला तर्क था, तो इस वजह से इसका क्रिटिसिज्म होता था। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अंदर जो है वो सेक्शन 53A ऑफ एविडेंस एक्ट इंक्लूड किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस प्रायर जो महिलाओं के रहे हुए उससे कोई लेना देना नहीं है रेप के मामलों में। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स काफ़ी बार कहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप केसेस को कैसे डील करना है, इसके बारे में देखें। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी गाइड किया है कि मेडिकल स्कूल्स में करिकुलम चेंज करो जिससे कि ये जो प्रैक्टिस है पूरी खत्म हो जाए, और अभी कोई प्रैक्टिस करेगा तो मिसकंडक्ट में जाएगा, ठीक है। कि इसका नाम है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। ये जो बेंच बैठी थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड हिमा कोहली जी की थी, ठीक है। चलिए इसके बाद अक्टूबर के महीने में जीएसटी रेवेन्यू जो है वो 1.15 लाख करोड़ जो है 1.51 लाख करोड़ क्रॉस हो जाता है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ में क्या आ रहा है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पीएम वांट्स डिटेल प्रोब इनटू मोरबी ब्रिज कोलैप्स, पता ही हमें बहुत दुखद घटनाएं घटी है। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि 10 करोड़ टू जैन फॉर सेफ्टी इन जेल। सुकेश जी ने ऐसा कहा है, सुकेश चंद्रशेखर का ऐसा कहना है कि उन्होंने जो है 10 करोड़ रुपए आप मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को दिए हैं प्रोटेक्शन मनी इन जेल। ऑल दो पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है यार, तो आम आदमी पार्टी के तो अंडर में है नहीं, पता नहीं पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे यही कह रही है कि बीजेपी के द्वारा ये करा जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। और बीजेपी कह रही है भैया देखो क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी में। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ लैंड्स इन चाइना टू डिस्कस इकोनॉमी डेट, ठीक है इनका चलता रहता है। एलन मस्क ने अनाउंस भी कर दिया है कि भैया $8 मंथली चार्ज दो फॉर वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट। कम किया है थोड़ा ज़्यादा, जो भाई अब विराट कोहली के पास है तो अब उनसे $8 लोगे भाई, $80 लो, है ना, मजाक कर रहा हूँ। तो ये था गाइज हमारा आज का आर्टिकल, आज का हमारा सेशन, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, गिव योर 100%। हार जीत तो होती रहेगी, नहीं भी होगा सिलेक्शन तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेहनत, आप अपने एंड से मेहनत करना मत रोकिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।